हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। और इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और एमसीक्यूज भी हम देखेंगे। इससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं, लक्की एजुकेशन पर ऑलरेडी मैंने क्लास 10th की हिस्ट्री, क्लास 10th की ज्योग्राफी और क्लास 10th की आपकी इकोनॉमिक्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, है ना। आप उनको देख सकते हो, अभी प्लेलिस्ट में जाके भी मिल जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएंगे लेटेस्ट वीडियोज में, राइट। तो ये भी हम 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे और इनकी कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी 2-3 दिन बाद, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 आपने देखा ही है। पावर मतलब शक्ति का शेयरिंग, पावर का शेयरिंग। आपने देखा होगा भारत में, जैसे आपको बताएं, भारत में जो सरकारें, आपको 3 तरह की सरकार देखने को मिलेंगी। एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है और तीसरी आपकी लोकल गवर्नमेंट है। तो हमने क्या कर रखा है, जो पूरी की पूरी पावर है उसको 3 भागों में शेयर कर रखा है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो पावर शेयरिंग जनरली आपको कहाँ देखने को मिलती है, जिस भी जगह पर आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी, वहाँ पर पावर शेयरिंग होती है। और जहाँ पावर शेयरिंग नहीं होगी तो वहाँ आप देखना, वहाँ कोई ना कोई समस्या जरूर मिलेगी। जैसे इस चैप्टर में आपने देखा, श्रीलंका में समस्या थी, पावर शेयरिंग नहीं करी किसने, सुनेला लोगों ने तमिल्स के साथ, तो वहाँ पर सिविल वॉर हो जाता है, ठीक है। आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बेसिक्स बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा बता दूँ, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर को रिवाइज कर लिया। तो अब बस ये रिवीजन टाइप की चीज़ है ना। पावर शेयरिंग, पहला क्वेश्चन, नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक देश है, आपको पता है कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, छोटा सा एक देश है। तो बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है, ब्रुसेल्स, ये आप ध्यान रखना। श्रीलंका को कब आज़ादी मिली बॉस, श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी, भारत के जस्ट 1 साल बाद। भारत को कब मिली थी, 1947 में। श्रीलंका को कब मिली, 1948 में। और चाइना को मिलती है 1949 में। चाइना भी याद रख लेना, ठीक है। सिविल वॉर क्या होता है, देखो भाई, अपने ही देश के अंदर, जब अपने ही देश के अंदर जो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन द कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। मतलब एक बहुत ज़्यादा खूनी, मतलब संघर्ष आपको देखने को मिलेगा 2 ग्रुपों के बीच में देश के भीतर ही, और ये इतना इंटेंस हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि लग रहा है यार लड़ाई चल रही है, राइट। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के तमिल नेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, क्रिश्चियन तमिल्स। तो श्रीलंका के जो नेटिव तमिल्स हैं, नेटिव मतलब जो श्रीलंका में ही पैदा हुए, श्रीलंका में ही रह रहे हैं, उनको हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। ईलम शब्द जो है किसके लिए है, ईलम आपको मैं बता दूं 4 ऑप्शन दे रखें, गवर्नमेंट, स्टेट, कंट्री और पॉलिटिकल पार्टी। तो ईलम जो है स्टेट के लिए दिया गया है ना। और आपको मैं बता दूं, श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ और तमिल ईलम, है ना। तो लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम जो बनाया गया था, ये ईलम जो शब्द है ना, यहाँ पे ईलम मतलब स्टेट। तो श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि यार हमारा तो स्टेट सेपरेट कर दो, है ना। और ये जो तमिल लोग थे ज़्यादातर नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्से में रहते थे, श्रीलंका के में या रह रहे हैं। डैश मीन्स ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। किसको मतलब हम बोलते हैं कि यहाँ पे सोशल डिवीजन जो कल्चर के आधार पर होता है, तो वो एथनिक का मतलब है ना। एथनिक मीन्स सोशल डिवीजन, कल्चर के आधार पर। जैसे आपने देखा श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप्स थे, सिन्हेला और तमिल्स, तो उनका कल्चर कैसा था, अलग अलग, इसलिए डिवीजन। डैश इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो श्रीलंका में किस टाइप की गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल है कि अलग अलग ग्रुप्स ने पावर शेयरिंग कर रखी है, तो उसका सही एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, अलग अलग कम्युनिटी ने पावर शेयर कर रखी है। इन द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और 20% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो भाई साहब 80% लोग जो हैं वो आपकी फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो हैं वो आपकी डच बोलते हैं। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में, है ना। थोड़ा अलग ही है यहाँ पे। पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा डच स्पीकिंग ज़्यादा है, फ्रेंच कम है, मगर कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है। मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका, सिन्हेला स्पीकर्स विच कॉन्स्टिट्यूट। तो श्रीलंका में जो सिन्हेला बोलने वाले लोग हैं, कितना परसेंटेज है, बहुत 74% है, ध्यान रखना। हाउ मेनी टाइम्स, टॉम्स नहीं है, टाइम्स है ना। हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम के लोगों ने कितनी बार अपने संविधान को अमेंड किया था, तो 4 बार अमेंड किया था, ये ध्यान रखना आप। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम क्या है, श्रीलंका ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी सिन्हेला, जो एक मतलब कार्ड बन जाता है सिविल वॉर का, है ना। तो सिन्हेला ऑफिशियल लैंग्वेज थी श्रीलंका की। विच कम्युनिटी हैज वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी पावरफुल है भाई, रिच है, फ्रेंच। ऑल दो ये माइनॉरिटी में, मगर रिच और पावरफुल है ना, पावर इनके हाथ में। यही एक कार्ड बन जाता है डिस्प्यूट का इन बेल्जियम, बट बेल्जियम ने इसको अच्छी तरह से हैंडल किया, पावर शेयरिंग करी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड बाई श्रीलंकन्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से रिलीजन को प्रमोट किया गया था श्रीलंकन्स के द्वारा, तो वो था बुद्धिज्म बॉस। कौन सा, बुद्धिज्म।
द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू ए सिविल वॉर। मेजोरिटेरियनिज्म कैसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे मेजोरिटी जो है रूल करती है। मेजोरिटी कहती है कि क्योंकि हम मेजोरिटी में तो हम रूल करेंगे, हम डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी वजह से एक सिविल वॉर हो गया था, कहाँ पर, श्रीलंका में हो गया था, है ना। मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर। सिन्हेला बोलने वाले लोग कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो भाई बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं। ब्रुसेल्स को चूज किया गया था हेडक्वार्टर के रूप में। किसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, भाई यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन आपको बता दूं मैं आपको 27 यूरोप के कंट्रीज का ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, जो 1992 में बना था बॉस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे चुना गया, ब्रुसेल्स में चुना गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब पावर अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर की जाती है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहाँ पे पावर जो है 3 भागों में डिवाइड कर दी जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में शेयर कर दी जाती है, राइट। इन ए डेमोक्रेसी हु होल्ड्स द पावर। डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में होती है, पब्लिक, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज। तो पब्लिक के हाथ में होती है भाई। डेमोक्रेसी क्या डेफिनेशन ही क्या है, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो जनरली जनता डिसाइड करती है ना सारी चीज़ें। इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट अपीयर्स व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। तो कौन से देश में कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बेल्जियम। पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है यार, पावर शेयरिंग अच्छी इसलिए क्योंकि इससे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाता है। और ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी भी, और डेमोक्रेसी का एसेंस भी है, मतलब सार भी है। डेमोक्रेसी होने का मतलब वहाँ पे पावर शेयरिंग होना जरूरी है, अदरवाइज डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हायर और लोअर लेवल के बीच में जब पावर डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे भारत में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सबसे नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट, ऐसे हायर से लोअर। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं भैया, डिफरेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हाउ एंड व्हेन सिन्हेला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। सिन्हेला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया था, 1956 में एक एक्ट पास करके। श्रीलंका में कौन से लोग मेजोरिटी में, तो भाई श्रीलंका में सिन्हेला लोग जो हैं मेजोरिटी में। उन कंट्रीज के नाम बताओ जिनका बॉर्डर बेल्जियम के साथ लगता है, तो भाई 4 देश हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इनका बॉर्डर जो है और बेल्जियम के साथ लगता है ना। ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। श्रीलंका में मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एथनिक ग्रुप्स। तो देखो श्रीलंका में मेजर एक तो सिन्हेलाज हैं 74%, 18% तमिल्स हैं, तमिल्स में भी 13% श्रीलंकन तमिल्स, 5% इंडियन तमिल्स हैं, राइट। और 7% क्रिश्चियन लोग हैं। ये मेजर एथनिक ग्रुप हो गया। बेल्जियम में कौन कौन से एथनिक ग्रुप हैं, तो बेल्जियम में 59% तो डच बोलने वाले लोग हैं, 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 1% जर्मन बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर बेल्जियम में। मगर इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा उनकी कैपिटल ब्रुसेल्स में, जहाँ पे 80% फ्रेंच हैं, 20% डच हैं। बेल्जियम कहाँ पे भाई, कौन से कॉन्टिनेंट में, तो बेल्जियम जो है आपका यूरोप में आता है। सिविल वॉर श्रीलंका में कब खत्म हुआ था, 2009 में खत्म हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना ज्योग्राफी से। अर्थ समिट किस ईयर में हुई थी, पहला क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी से ये। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको चलो इकोनॉमिक्स से देता हूँ, सो दैट आपका चेक कर सकें इंडिया में जो करेंसी नोट्स हैं उनको कौन प्रिंट करता है। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री से देता हूँ, आपको बताना है एक्ट ऑफ यूनियन कब आया था और ये क्या था। 3 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, क्लास 10th की सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग फेडरलिज्म, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको बेसिक आपको बता दूँ कि फेडरलिज्म का बेसिक्स क्या होता है फेडरलिज्म, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब होता है भाई पावर शेयरिंग एक प्रकार से, है ना। फेडरलिज्म में आपको देखने को मिलेगा जो पावर है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होती है, या हम कह सकते हैं एक यूनियन गवर्नमेंट और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं उसके बीच में पावर डिवाइड होती है। इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, जैसा हमने देखा था श्रीलंका के केस में। और बेल्जियम में हमने देखा पावर शेयरिंग कर दी, तो पावर शेयरिंग करने से वहाँ पर एकदम शांति बनी रही। तो पावर शेयरिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। और इंडिया कैसा देश है, इंडिया एक ऐसा देश है यहाँ पर हमारे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। जिस देश में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, जहाँ पर आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, तो डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि वहाँ पर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये पावर शेयरिंग किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 3 तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट। तो इनिशियली जब संविधान बना था तब हमारी सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट हुआ करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है 1992 में आया था। 2 संविधान में सुधार किए गए थे, एक तो
73rd और एक 74th। 73rd से रूरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में किया गया था, इससे अर्बन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारी जो पावर है वो डिवाइड है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। एक पूरे देश की सरकार होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरी अलग अलग स्टेट्स की सरकार होती है, और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग है, इसकी पावर्स अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग है। मतलब हमने क्या कर रखा है, पावर को डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कोई सी भी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें सरकार में भी आपको पावर शेयरिंग देखने को मिलेगी अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, है ना। जैसे एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है ये देखना जो लॉज बनाए गए हैं वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं है, प्लस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। दिस इज व्हाट फेडरलिज्म इज। अच्छा, इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट कौन सा है? अपोजिट कॉन्सेप्ट है यूनिटरी गवर्नमेंट। आपने यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में देखा होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट वो कॉन्सेप्ट है जहां पर सारी की सारी पावर सेंटर के पास होती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके पास होती है, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है ना। यहाँ पे पावर डिवाइड नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट। तो शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे द लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यार आप सबको पता है हिंदी हमारी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मेयर कहाँ पे देखने को मिलता है? देखो आपको मैं बताऊँ, जो अर्बन गवर्नमेंट होती है बॉस, अर्बन गवर्नमेंट के तीन वो होते हैं लेवल, 3 टियर सिस्टम होता है अर्बन एरिया में। जो शहरों की जो सरकार होती है, सबसे नीचे होती है नगर पंचायत, उसके ऊपर होती है म्यूनिसिपल काउंसिल, और फिर सबसे ऊपर होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसी को हम बोलते हैं मेयर, है ना। छोटे छोटे शहरों में नगर पंचायत, उससे बड़े शहरों में म्यूनिसिपल काउंसिल, सबसे बड़े शहर जो मिलेंगे उसमें मिलेगी आपको नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। म्यूनिसिपलिटीज आर सेटअप इन, म्यूनिसिपलिटीज को कहाँ सेटअप किया जाता है? मेट्रो सिटीज, विलेज, टाउन्स। तो म्यूनिसिपलिटी छोटे लेवल पर होती है, टाउन्स में सेटअप किया जाता है। रूरल गवर्नमेंट को और क्या बोलते हैं भाई? रूरल गवर्नमेंट को मैंने भी बताया था पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। विच गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं। अब देखो हमने देखा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये तो आपको पता ही चल गया बॉस, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल है 7th शेड्यूल, ऑल्दो शायद इसका नाम किताब में नहीं दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो 7th शेड्यूल में पहले ही फिक्स कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी, ये पहले ही डिसाइड कर दिया है। तो जिन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट। जिन सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और जिन सब्जेक्ट पर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं उनको बोलते हैं हम कॉनकरेंट लिस्ट। अच्छा, अब इन तीनों के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। और रेजिडुअरी लिस्ट पर लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बैंक से संबंधित लॉ बनाना है तो बैंक से संबंधित लॉ भाई यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। मान लो अगर जमीन जायदाद कोई मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। एजुकेशन का मामला है तो दोनों बना देंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आते हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो भाई ये रेजिडुअरी में आ जाएगा। और रेजिडुअरी पे लॉ बनाने की पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच गवर्नमेंट लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट पर कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाती है? रेजिडुअरी जो मतलब तीनों सब्जेक्ट में नहीं आते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। देखो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है ना। हिंदी के अलावा कितनी शेड्यूल लैंग्वेज है भारत में? हिंदी के अलावा आपको पता है टोटल शेड्यूल लैंग्वेज आपको पता है कितनी है? 22 में से एक माइनस कर दो, हिंदी हटा दो तो कितनी बची? 21 बची बॉस, 21। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वॉज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सी लिस्ट में आ जाएगा? देखो जब देश आज़ाद हुआ था, जब कंप्यूटर तो था ही नहीं भाई, ठीक है, और संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 में। कब लागू हुआ था संविधान हमारा भाई? 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय था ही नहीं ये। तो ये आता है हमारा रेजिडुअरी लिस्ट में, राइट। व्हेन द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड। देखो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद कई सारे स्टेट डिमांड कर रहे थे हमें भैया अलग से स्टेट बनाओ, अलग से स्टेट बनाओ। तो स्टेट
बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था 1953 में। इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी 1955 में, और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के आधार पर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट के तहत हमारे भारत में उस समय पर 1956 में 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पर्पज क्या था, क्या हम नए नए स्टेट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते लैंग्वेज के आधार पर। इसने बोला यस बॉस, वी कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था, आपको बता दूं मैं, आंध्र प्रदेश। तो इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को कब इंप्लीमेंट किया गया था, 1 नवंबर 1956। ये वही डेट है जब भारत में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज यूनिटरी गवर्नमेंट। मैंने बताया था यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे सारी की सारी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास में होती है, उसको हम यूनिटरी गवर्नमेंट होती है बोलते हैं। तो इंडिया, यूएसए, श्रीलंका, बेल्जियम में, श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा सिस्टम कैसा है, यूनिटरी गवर्नमेंट का सिस्टम है। राइट, एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए यूनियन इज, तो मतलब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल इसमें से कौन सा है, यूएसए का। यूएसए में आपको देखने को मिलेगा स्टेट्स आए और उन्होंने एक देश बना लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द स्टेट डज नॉट टेक एडवांटेज अंडर आर्टिकल 371। आपको पता है आर्टिकल 370 के अंदर तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसको हटा दिया गया है। 371 में आपको मैं बता दूं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लो 3 तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखी जाएंगे, मिजोरम, नागालैंड और आसाम। उत्तराखंड नहीं है, तो उत्तराखंड एंजॉय नहीं करेगा एडवांटेज अंडर आर्टिकल 371। विलेज पंचायत का हेड कौन होता है भाई साहब, विलेज पंचायत का हेड जो होता है सरपंच साहब होते हैं, सरपंच। द लैंग्वेज विच हैज बीन गिवन स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कौन सी लैंग्वेज को दे रखा है भाई साहब, हिंदी को। हाउ मेनी पार्ट्स हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स बीन डिवाइडेड इन सेंटर एंड स्टेट्स। तो देखो लेजिस्लेटिव जो पावर है ना, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपको पता है, 3 भागों में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वैन वॉज द बिग स्टेप टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हमने बड़ा स्टेप कब लिया था, 1992 में लिया था। यार डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ कुछ पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हमने पावर जो है सेंटर से, जो पहले इनके पास हुआ करती थी, इनसे लेके किसको दे दी, लोकल लेवल पर दे दी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भारत में 1992 में हुआ था, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर रूरल और अर्बन गवर्नमेंट को लाया गया था। राइट, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व है भैया, 1/3 सीट रिजर्व है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ये तीनों ही आते हैं। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है, एजुकेशन, करेंसी, इरिगेशन, कॉमर्स। तो भैया इसमें स्टेट लिस्ट में यहाँ पे ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ द अबव सारे आ जाएंगे इसमें। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो करेंसी, इरिगेशन, कॉमर्स, एजुकेशन आपका जो है कॉन्करेंट का पार्ट है। राइट, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बारे में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब मैं बता दूं, भारत के रेस्पेक्ट में ले लो स्टेट्स। तो जब पावर सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट्स के बीच में डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। नेम एनी 2 कंट्रीज इन द वेस्ट हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट का मतलब वेस्टर्न कंट्री जो है उनके 2 एग्जाम्पल दो जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, तो यूएसए और कनाडा। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन इज द एरिया ओवर विच समवन हैज अथॉरिटी, है ना। ज्यूरिडिक्शन का मतलब जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया ये है, अब मान लो एक है राजस्थान पुलिस और ये है यूपी पुलिस, तो यूपी पुलिस का एरिया ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर यूपी पुलिस की चलेगी। राजस्थान पुलिस का एरिया ये हो जाएगा, तो हम कहेंगे राजस्थान पुलिस की ज्यूरिडिक्शन बस इतने एरिया में, राजस्थान पुलिस यहाँ पर अपना कुछ नहीं कर सकती और यूपी पुलिस यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, इसी को बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन मतलब एक एरिया जहाँ पर किसी की लीगल अथॉरिटी चलती है। द एरिया में भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ जस्ट सब्जेक्ट। तो एक तो जोग्राफिकल एरिया के रूप में भी हम बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं और एक बाउंड्री हम सब्जेक्ट्स के आधार पर भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में, तो ऐसे करके भी हम ज्यूरिडिक्शन डिसाइड कर सकते हैं। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एजुकेशन कम और वाई। एजुकेशन किस में आती है भाई, कंकरेंट लिस्ट में आती है, क्योंकि इसमें दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बना सकते हैं बॉस, है ना। म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड, हाँ
तो म्यूनिसिपलिटी का हेड कौन होता है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कर देना इसको, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है भाई? यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे एक ही लेवल पर सरकार चलती है ना, और जो सब यूनिट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती हैं। सबऑर्डिनेट मतलब उसके अंडर में काम करती हैं बॉस, है ना। नेचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम कैसा है? इंडियन फेडरल सिस्टम हमारा जो है वो होल्डिंग टुगेदर है, हम सबको साथ में लेके चलते हैं ना। इंडिया पहले बना, फिर स्टेट्स हमारे बाद में बने, और वो जो इंडिया है बाकी स्टेट्स को होल्ड करके रखता है। कमिंग टुगेदर के एग्जांपल दो, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर स्टेट्स आए और इन्होंने अपने देश को बनाया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। कौन कौन से देश हैं जहाँ पे यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी? तो ब्रिटेन, इटली, जापान और श्रीलंका। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, राइट, उसकी ज़्यादा चलती है। 2 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में जो आते हैं, तो हम तो कई सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब, इन सभी सब्जेक्ट्स पर लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और इनको बोलते हैं यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट, राइट। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भाई? 2-4 बता दो। तो पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इन पर लॉ जो बना सकती है वो कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। रेजिडरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते उनको हम रेजिडरी सब्जेक्ट बोलते हैं, और रेजिडरी सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट करने की पावर, लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है बॉस, है ना। विच गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में कौन लॉ बना सकता है भाई? कंकरेंट लिस्ट में ध्यान रखना, दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर लॉ बनाते हैं कंकरेंट लिस्ट में, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है, राइट। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स विच इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड, अगर मान लो पावर शेयरिंग को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? तो सिंपल है भाई, जुडिशरी के पास जाएंगे। जुडिशरी चाहे आप हाई कोर्ट के पास जाओ या सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितनी लैंग्वेजेज को हमने शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है? शेड्यूल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज, राइट। हिंदी का क्या मामला है? हिंदी भैया हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल, नेशनल नहीं है, ऑफिशियल, है ना। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? जब देखो एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती है अपने दम पर, मेजोरिटी में नहीं आती है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर एक अलायंस बनाती है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन अलायंस, और ये कोलिजन जो अलायंस है यही फिर सरकार बनाता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। व्हेन बाय द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंप्लीमेंटेड 1 नवंबर 1956 को। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? देखो गांव के लेवल पर आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी, एक तो ग्राम पंचायत और एक ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का आपको पता है सरपंच होता है, दोनों का ही होता है। तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं पंच और सरपंच होते हैं, मगर ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? ग्राम सभा के सारे वो लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में आ रहा है ना, वो सब के सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ये ध्यान रखना, वोटर्स जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में, और सिंपल है वोटिंग लिस्ट में नाम किसका आएगा? जो 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, 18 ईयर से ऊपर के हो चुके हैं, क्योंकि भारत में वोट देने की एज 18 ईयर है, राइट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होता है? मेयर होता है। लोकल बॉडीज के सामने क्या समस्या है बताइए? तो लोकल बॉडीज के सामने समस्या है कि यार कई सारी स्टेट गवर्नमेंट आज भी लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर ट्रांसफर नहीं कर रही है और उनको बराबर रिसोर्स नहीं दिए जा रहे ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो वही वीडियो को लाइक करो भाई, कमेंट करो, शेयर करो, सब करो जो करना है बॉस, है ना, सो दैट वी कैन मेक फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये वाला जो चैप्टर है क्लास 10th की सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर है। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, MCQs देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के माध्यम से हम रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं देखेंगे, वी विल ऑल्सो रिवाइज सम कॉन्सेप्ट ऑल्सो, राइट। तो जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इसके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं पहला ही क्वेश्चन। ए पर्सन हु कंसीडर कास्ट एज द मेन बेसिस ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड सेकुलरिस्ट, कास्टिस्ट, कम्युनिस्ट और फेमिनिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कम्युनिटी का आधार जो है कास्ट को मानता है, वन कास्ट यहाँ इस कम्युनिटी का आधार है, तो ऐसे बंदे को हम बोलेंगे कास्टिस्ट व्यक्ति है। कास्टिस्ट जो कास्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना। सोशल डिवीजन इज मोस्टली बेस्ड ऑन डेथ, लीनिएज, फैमिली और बर्थ। हमारी सोसाइटी में जो सोसाइटी का डिवाइड है वो किसके आधार पर किया जाता है भाई साहब? बर्थ के आधार पर। अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए तो ब्राह्मण कहलाओगे, क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए क्षत्रिय कहलाओगे, वैश्य फैमिली में पैदा हुए तो वैश्य कहलाओगे, और शूद्र की फैमिली में तो शूद्र कहलाओगे। आप जिस फैमिली में पैदा हुए हो तो बर्थ के आधार पर हमारे यहाँ पे सोसाइटी का डिवीजन किया गया है। एन आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा, विच कंसीडर मेन एंड वुमेन इक्वल इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कहती है मेल फीमेल, मैन वुमेन दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर राइट्स मिलने चाहिए, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इस आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनल, फेमिनिस्ट, डिक्टोरियल और कास्टिस्ट। तो इसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी।
व्हेन वी स्पीक जेंडर डिविजन्स वी यूजुअली रेफर्स टू, जेंडर डिवीजन का मतलब क्या है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, अनइक्वल रोल असाइंड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसी। तो देखो भाई, जेंडर का मतलब आपको पता है, जेंडर का मतलब है कि हमारी सोसाइटी ने मेल और फीमेल उन दोनों के लिए अलग अलग रोल डिफाइन कर रखे हैं। जैसे बोलते हैं कि जो मेल है वो घर से बाहर का काम करेंगे, फीमेल जो है घर के अंदर का काम करेंगे, ठीक है। बाहरी काम है उसको मेल करेंगे, हल्का काम है उसको महिलाएं करेंगे। तो ये सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है, जबकि ऐसा नहीं है कि फीमेल बाहर का काम नहीं कर सकती है ना, और फीमेल बाहरी काम नहीं कर सकती हैं। तो सोसाइटी के द्वारा जो रोल असाइन किए जाते हैं, निर्धारण किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं भैया ये जेंडर डिवीजन है, राइट। एक होता है मतलब मेल और फीमेल, एक बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल आप पैदा हुए हो, या तो लड़का होंगे या लड़की होंगे, वो बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल डिफरेंस तो भाई फिक्स है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। मगर जो जेंडर डिवीजन है ना, ये हमारी सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। अनइक्वल मतलब अलग अलग रोल दे रखे हैं कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, है ना। किसने? सोसाइटी ने। जबकि ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब होना नहीं चाहिए। रियलिटी में महिलाएं भी सब काम कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफन रेफर्ड है। शेड्यूल्ड ट्राइब को हम किस नाम से और जानते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब को हम आदिवासी भी कहते हैं, राइट। आदिवासी लोग जो जंगलों में जनरली रहते थे पहले के टाइम पे। अब तो नो डाउट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग भी अलग अलग काम कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लेवल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ इज हाईएस्ट? कौन से कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो सबसे ज़्यादा है? यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन, एशियन, कास्टिस्ट कंट्रीज। तो आंसर आ जाएगा इसका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वही देश आते हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये देश जो हैं किस में आते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं। तो इनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है पब्लिक लाइफ में ना, महिलाएं बहुत पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया में सेक्स रेशियो कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से? 9:43। क्या होता है? 1000 मेल पर कितनी फीमेल है? दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, राइट। व्हाट डू यू मीन बाई कास्ट हायरार्की? कास्ट हायरार्की क्या है? क्या आपने क्या कर रखा है कि कास्ट को डिवाइड कर रखा है। जैसे हमने इंडिया में आप देखो कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो एक लेटर सी बना रखी है, इस लेटर में कुछ ऊपर रख रखे, कुछ नीचे रख रखे हैं। इसी को हम बोलते हैं कास्ट हायरार्की। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि यहाँ पे घर के अंदर का सारा काम या तो महिला मतलब खुद करेंगी अपनी फैमिली की मदद से, या किसी बाहर के डोमेस्टिक वर्कर्स की मदद से भी करवा सकती हैं। इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पर यह कहा जाता है कि मेल जो है वो बाहर का काम करेंगे और फीमेल जो है घर के अंदर का काम करेंगी। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति है, एक अब व्यक्ति मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जो कहता है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर राइट्स होने चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे भैया फेमिनिस्ट। इन विच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पब्लिक लाइफ इज हाईएस्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो है किस में आते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं, जहां महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। पैट्रियार्की आप सबको पता है, पैट्रियार्की एक ऐसी सोसाइटी जहां पर घर में मेल की चलती है, पिता की चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती है? मैन को दी जाती है। जहाँ घर में पिता का मतलब रूल चलता है, उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। एक ऐसा पर्सन जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब अलग अलग धर्म के लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रिलीजन के आधार पर, उस व्यक्ति को हम कहेंगे यार ये व्यक्ति सेकुलर है ना। और एक ऐसा देश जो किसी भी रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, किसी भी रिलीजन को ना ऊपर ना नीचे मानता, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, तो उस देश को हम बोलेंगे सेकुलर कंट्री, राइट। इक्वल वेजेज एक्ट क्या है? इक्वल वेजेज एक्ट कहता है कि भाई मेल हो या फीमेल हो, अगर वो बराबर काम कर रहे हैं तो उनको बराबर पैसा मिलना चाहिए, बराबर वेजेज मिलने चाहिए। वेजेज का मतलब है काम करने के बदले में जो आपको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड वेजेज, राइट। हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन कैन बी सॉल्व्ड? सजेस्ट एनी वन सजेशन बाय वुमेन्स मूवमेंट। तो भाई महिलाओं के साथ जो गलत होता है, महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उनके साथ हरासमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इनको सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका है कि आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो, क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर अपने हिसाब से नियम बना सकती हैं ना महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़? तो कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं भाई साहब? 1/3 सीटों को रिजर्व किया गया है लोकल बॉडीज में, पंचायत में और म्यूनिसिपलिटीज़ में, ठीक है। स्टेट एनी वन फीचर दैट मेक्स इंडिया ए सेकुलर स्टेट। इंडिया का एक फीचर बताइए जिससे आप कह सको कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो भाई साहब हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एकदम प्रोहिबिटेड है। आप रिलीजन के नाम पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते भारत में, इसलिए हम कह सकते हैं भारत किसी भी रिलीजन को कोई ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, किसी को ऊपर नीचे नहीं रख रहा है। तो इंडिया कैसा देश है? सेकुलर स्टेट है। आप बता भी सकते हो कि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो भी एक एग्जाम्पल है।
हु आर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड वाई दे आर कॉल्ड। सो शेड्यूल्ड कास्ट किसको कहते हैं और इनको ऐसा क्यों कहते हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट जनरली दलित लोगों को कहा जाता है, जिनको पहले हम आउटकास्ट भी बोलते थे हिंदू सोशल ऑर्डर के आधार पर, है ना। और इनका बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन हुआ और अनटचेबिलिटी का भी इन्होंने मतलब फेस किया था, अनटचेबिलिटी को शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने, राइट। व्हाट डू यू मीन बाई ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है। देखो पहले मैं इंजीनियर था, ठीक है, अब मैं टीचर बन गया, तो ये क्या हो गया, मैंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया। जब कोई व्यक्ति एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में चला जाता है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं भैया ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो आपको देखने को मिलेगा पहले कुछ लोग जनरेशन टू जनरेशन एक ही काम करते थे, है ना, मगर अब वो चेंज करने लगे। जैसे मान लो कोई लोहार है तो वो लोहे का काम कर रहा है, अब वो छोड़ के बाकी काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। पहले बहुत सारे लोग किसान खेती करते थे, है ना, खेती छोड़ के अब दूसरा भी काम कर रहे हैं आने वाली जनरेशन, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। सबसे कम फीमेल का लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा में 861 आउट ऑफ 1000 मेल्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, ऐसे मूवमेंट जो कह रहे हैं कि महिलाओं को इक्वलिटी मिलनी चाहिए हर मैटर में, भाई साहब मैन के बराबर, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट है। कम्युनलिज्म का क्या मतलब है। कम्युनलिज्म का मतलब है, देखो कम्युनलिज्म जैसे ही शब्द आ जाए समझ लेना, कम्युनलिज्म में एक रिलीजन को ऊपर दिखाया जाएगा दूसरे रिलीजन से, रिलीजन वन इज सुपीरियर टू रिलीजन टू। जैसे फॉर एग्जांपल कोई देश है, वहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, तो एक रिलीजन को सुपीरियर बताया जा रहा है दूसरे की तुलना में, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो कम्युनलिज्म हो रहा है ना। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, वही अगर यही एक रिलीजन को सुपीरियर बताया जाए पॉलिटिक्स में दूसरे रिलीजन की तुलना में, तो हम कहेंगे यार पॉलिटिक्स हो रही है रिलीजन के नाम पर, दैट इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल की चलती है, घर में पिता का रूल चलता है, फादर का रूल चलता है, दैट इज कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। सेकुलर स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी सरकार जो किसी भी रिलीजन को ज़्यादा इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब किसी भी रिलीजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं देगी, है ना, और खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि नेशनल रिलीजन ये है, और इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है सभी रिलीजन्स को, सभी सिटीजन्स को फ्रीडम दी जाती है कि आप जो चाहो अपनी मन का मर्जी का रिलीजन चूज कर सकते हो। भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और इंडिया को भी हम एक सेकुलर कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमारा प्यारा भारत सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है सारे रिलीजन्स को। इंग्लैंड में कौन से रिलीजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है, इंग्लैंड में, अरे वाह, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को दिया गया है बॉस, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, है ना, तो ये ध्यान रखना, क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कहाँ पे, इंग्लैंड में। वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 क्या है, देखो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 2023 में आया था, और इसके तहत देखो पहले आपको पता है 1/3 सीट रिजर्व थी लोकल बॉडीज में। लोकल बॉडीज का मतलब है रूरल और अर्बन, मगर 2023 के बाद आपको देखने को मिलेगा हमने 33% सीट रिजर्व कर दी है लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, और दिल्ली की असेंबली में भी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी है। मतलब पहले, अब जो है MP और MLA जो हैं इसकी सीटों, इनमें भी 33% कौन होंगी, महिलाएं होंगी। पहले 33 सीट कहाँ पर रिजर्व थी, 33% ये लोकल पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे रिजर्व थी। फैमिली लॉज क्या होते हैं यार, ऐसे लॉज जो फैमिली मैटर्स को डील करते हैं उनको फैमिली लॉज बोलते हैं ना। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फैमिली लॉज होते हैं, सारे रिलीजन्स के एक जैसे फैमिली लॉज नहीं है। और कौन कौन से मैटर्स में डील करते हैं, जैसे शादी, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब मैटर्स में डील करते हैं। अर्बनाइजेशन क्या है, जब लोग गांव छोड़कर शहरों में जाने लगे किसी भी कारणवश, तो उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। गांधी जी का रिलीजन को लेकर क्या व्यू था, रिलीजन और पॉलिटिक्स को। गांधी जी कहते हैं भाई रिलीजन को पॉलिटिक्स हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अनुसार रिलीजन और पॉलिटिक्स ये मिक्स होकर चलेंगी, साथ में चलेंगी, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उनका मानना है कि जो मॉरल वैल्यूज है ना अलग अलग रिलीजन की, वो इंपॉर्टेंट है, उनको हमें पॉलिटिक्स से एसोसिएट करके चलना चाहिए। गांधी जी मानते थे कि पॉलिटिक्स जो है इसको जो अलग अलग रिलीजन की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो गाइड करती हैं। जैसे अलग अलग रिलीजन में लिखा हुआ है कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, ठीक है, सबकी केयर करनी चाहिए, लाइक दिस। ऑक्यूपेशनल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, अगेन पहले कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है, उसको अब वो दूसरा काम कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई मैं पहले इंजीनियर था, अब क्या बन गया, टीचर बन गया, तो मेरा ऑक्यूपेशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रिप्लेसमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, ऐसे मूवमेंट जो महिलाओं को इक्वल राइट्स देने के लिए स्टार्ट किए गए थे मेन के बराबर, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। विच फॉर्म ऑफ द सोशल इनइक्वलिटी इज विजिबल एवरीवेयर, हर जगह पर कौन सी इनइक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी, जेंडर इनइक्वलिटी। NSSO की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को और क्या कॉमनली कहा जाता है, दलित भी कहा जाता है। विच लीडर्स वांटेड टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट, कौन कौन से लीडर थे जो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी ऐसी हो जहां पर कास्ट इनइक्वलिटी ना हो, कास्ट के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये लीडर थे ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, गांधी जी, पेरियार, रामास्वामी नायकर। मुझे कमेंट करके बताओ भाई साहब, गांधी जी ने, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या है ना, और ज्योतिबा फुले की भी एक किताब थी, उस किताब का नाम बताना, और ये भी बताना है ज्योतिबा फुले कहाँ से थे, प्लस ये भी बताना है गांधी जी ने, भाई साहब गांधी जी इंडिया में कब लौट के आए थे, ये आपको बताना है। ओके,
गिव द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज विच आर नॉट सेकुलर। तो इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका ये बुक में दे रखी है, ये सेकुलर नहीं है। आपको पता है श्रीलंका में बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, पाकिस्तान में इस्लाम को प्रायोरिटी दी जाती है, इंग्लैंड में क्रिश्चियन रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कितनी सीटें जो है लोकल बॉडीज में रिजर्व है? लोकल बॉडीज मतलब रूरल और अर्बन, है ना। रूरल में पंचायत, अर्बन में म्यूनिसिपलिटीज़। तो यहाँ पे 1/3 सीट या 33% सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए भाई। अच्छा, व्हाट आर द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन एंड मेन। महिला और पुरुष में लिटरेसी रेट कितनी है? महिलाओं में है 54% और पुरुष में है 76%, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है इसमें ना। किस एक्ट के अनुसार इक्वल वेजेज मिलनी चाहिए भाई साहब मेन और वुमेन को इक्वल काम करने के लिए? तो एक्ट का नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बॉस आप काम करने के बदले में जो आपको मिलता है ना पैसा, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बचे 2 चैप्टर, उनको भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा और सारे चैप्टर्स की कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को लाइक करो भैया, कमेंट करो जो भी क्वेश्चन दिए गए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टी। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम जानने की कोशिश करेंगे और एमसीक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ओनली पार्टी रूलिंग इन चाइना। चाइना में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी पार्टी रूल करती है? भाई साहब चाइना में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, चाइना में आपको देखने को मिलेगा 1 पार्टी रूल चलता है, एक ही पार्टी रूल कर रही है। चाइना जब से मतलब आज़ाद हुआ है 1949 से, चाइना जब से आज़ाद हुआ है तब से एक ही पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, CCP, राइट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। ये 4 पार्टी यहाँ पे दे रखी है, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इनमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी या इनमें से ओल्डेस्ट पार्टी कौन सी है भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सबको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में बनी थी, अंग्रेजों को टाइम पे बनी थी और इसको बनाया था A.O. ह्यूम ने बनाया था। तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हैंड एज इट सिंबल इलेक्शन सिंबल। हाथ जो है भाई किसका सिंबल है? भाई हाथ आप सबको पता है यार, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल है। मेन पार्टी ऑफ द मेन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज पॉलिटिकल पार्टी के मेन पार्ट कौन कौन होते हैं? लीडर, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, ये तीनों ही मेन पार्ट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया। इंडिया में किस तरह का पार्टी सिस्टम है? भाई साहब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी मतलब एक से ज़्यादा पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और वो सब चुनाव लड़ती हैं। चाइना में मैंने अभी आपको बताया था 1 पार्टी रूल चलता है, एक ही पार्टी। जबकि USA की बात करूँ मैं तो USA और UK यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों में 2 पार्टियों का रूल चलता है, 2 पार्टी सिस्टम चलता है, राइट। तो इंडिया में आपको ध्यान रहना चाहिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। विच इज़ द इंस्टीट्यूशन दैट रजिस्टर्स एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज को भारत में रिकॉग्नाइज करता है और उनको रजिस्टर करता है? तो भाई साहब एक ही है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, जिसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। और यही जो है भारत में चुनाव करवाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, है ना। सेंटर में लोकसभा के मान लो, राज्यसभा के, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज 2 पार्टी सिस्टम। अभी मैंने बताया था 2 पार्टी सिस्टम भाई साहब USA में चलता है। USA में 2 ही पार्टी मतलब हैं, एक तो आपको बता दूं मैं डेमोक्रेट्स और दूसरी है रिपब्लिकन्स, है ना। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। और अभी जो आपको मैं बताऊं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं ना। इससे पहले जो USA में प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, वो डेमोक्रेट थे, अंडरस्टूड। तो USA में सिर्फ 2 ही पार्टी रूल करती हैं, एक के बाद एक, कभी ना कभी चेंज होकर आती रहती हैं। और नाम भी याद होना चाहिए, जैसे नॉलेज के लिए रखना चाहो तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। अभी रिपब्लिकन का रूल चल रहा है। द पार्टी विच हैज इन्फ्लुएंस इन पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई पार्टी जिसका इन्फ्लुएंस किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है तो ऐसी पार्टी को बॉस हम बोलते हैं रीजनल पार्टी, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। एक पार्टी है BSP, बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिंबल एलिफेंट है। तो इसके फाउंडर कौन थे भाई? काशीराम थे ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया था? अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने देखा था 1885 में बनाया था A.O. ह्यूम ने। बॉस आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्टीज रजिस्टर्ड विद ECI। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कितनी पार्टीज रजिस्टर्ड है? तो भारत में 750 पार्टीज से ज़्यादा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। चाइना में कौन रूल करता है भाई? कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चलता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। नेम द कंट्रीज विच हैव 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम मतलब जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टी मतलब एग्जिस्ट करती हैं और ज़्यादा नहीं होती हैं, सिर्फ 2 होती हैं। तो USA और UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। अलायंस क्या होता है? देखो जब कई बार क्या देखने को मिलता है, जब एक पार्टी अपना चुनाव जीतने में असक्षम होती है, उसको लगता है कि मैं अकेले चुनाव नहीं जीत पाऊंगी या सरकार नहीं बनाने में असमर्थ होती है, तो कई सारी पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ती हैं और पावर में आने की कोशिश करती हैं। तो उसको हम बोलते हैं अलायंस या फ्रंट। तो भारत में आपको 2 मेन अलायंस देखने को मिलेंगे, एक है NDA और दूसरा UPA।
एनडीए को मैं आपको बता दूं बीजेपी लीड करता है, बीजेपी लेड एनडीए। यूपीए को कांग्रेस लीड करती है ना, ये ध्यान रखना है। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। एनडीए जो है 1998 के आसपास बना था और यूपीए जो है 2004 के आसपास बना था। 2004 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो कौन कौन से मेजर अलायंस थे? तो एक तो था एनडीए, दूसरा यूपीए और तीसरा था लेफ्ट फ्रंट। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है। डिफेक्शन क्या होता है, ठीक है? डिफेक्शन सीधा सीधा ऐसे समझ लो प्रैक्टिकली, मान लो एक व्यक्ति है, आप ही हो, ये आप हो भाई साहब, ये हो आप, कुछ भी मान लो आप, है ना। आपने मान लो चुनाव लड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, चुनाव जीतने के बाद आपने पार्टी छोड़ गए, आप बीजेपी में चले गए, तो आपने दल बदल लिया, इसी को बोलते हैं बॉस डिफेक्शन। चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम वन पार्टी ऑन विच पर्सन गॉट इलेक्टेड टू डिफरेंट पार्टी। जिस पार्टी से आप जीते हो उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन, है ना। दल बदल कर लेना, भारत में इसके खिलाफ कानून है अब, है ना। नेम द पार्टी विच इज नेशनल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको पता है, जिनको हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, यहाँ से एकमात्र पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, उसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। और बॉस इसका जो सिंबल है वो बोके है ना। ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस। पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझते हो? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी देखो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और पावर होल्ड करते हैं सरकार में, उसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। और ये सेम पॉलिसीज पर एग्री हो जाते हैं ताकि सब जनता का भलाई हो सके। और ये जनता से सपोर्ट मांगते हैं कि भाई हमें सपोर्ट करो, हम चुनाव जीत जाएंगे तो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती हैं और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, राइट। भारतीय जनसंघ, देखो बीजेपी जो है ना बॉस, बीजेपी बनी 1980 में, मगर बीजेपी से पहले एक पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनसंघ, जो बीजेपी में कन्वर्ट हो जाती है, समझ लो। तो भारतीय जनसंघ कब बनी थी? 1951 बनी थी और बनाने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। किसी पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं? तो भाई 3 होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, है ना, ये होते हैं। कौन सी पार्टी को आप स्टेट पार्टी कहोगे? स्टेट पार्टी के लिए क्या कंडीशन है? बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। स्टेट पार्टी आप किसको कहोगे? एक ऐसी पार्टी जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में 6% वोट हासिल किए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, और कम से कम 2 सीट उसने जीती हैं, उस पार्टी को हम कहेंगे स्टेट पार्टी। फॉर एग्जांपल तेलुगु देशम पार्टी, राइट, शिवसेना, है ना, साउथ में डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ऐसे करके इन पार्टीज को हम बोलते हैं रीजनल पार्टीज, सॉरी स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टी क्या होती है? ऐसी पार्टी जिसने लोकसभा के चुनाव में, किसमें? लोकसभा के चुनाव में 6% वोट जीते हों, या असेंबली के इलेक्शंस जीते हों 4 स्टेट्स में, और कम से कम 4 सीट जीती हों लोकसभा में, उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। जैसे भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। एनसीपी कब बनी थी? एनसीपी 1998 में बनी थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अलायंस कांग्रेस का जो है उसका नाम क्या है? विच अलायंस इज फॉर्म्ड बाई कांग्रेस? अलग यार, ये तो यहाँ पे गड़बड़ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सा अलायंस बनाया भाई? यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया। पॉलिटिकल पार्टीज के 5 फंक्शन कौन से हैं? चुनाव लड़ना और अपनी पॉलिसीज को आगे लेके आना जनता के सामने, और लॉ बनाना, सरकार चलाना, ठीक है, और अगर हार जाती हैं तो अपोजिशन में आना, ठीक है, अपोजिशन का रोल निभाना। बहुजन समाज पार्टी जो है उसके फाउंडर कौन है? काशीराम। रूलिंग पार्टी किसको कहते हैं? जो सरकार चलाती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं। इंडिया में जो मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, सॉरी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये कब बनी थी? 1964 में बनी थी, है ना, ये भी ध्यान रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में बनी। अब देखो ये एक लेटेस्ट डेटा है बॉस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 2023 में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है? टोटल 6 हैं, ये बदलती रहती हैं ना। तो पहली कौन है? मतलब 6 पार्टी हैं। पहली है जैसे भारतीय जनता पार्टी, 1918 बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसको बनाए थे। इसका सिंबल लोटस है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, AOU में इसके फाउंडर हैं, सिंबल हैंड है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी, काशीराम इसके फाउंडर हैं, और चुनाव चिन्ह एलिफेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये 1964 बनी थी, हैमर और सिकल इसका सिंबल है। बहुत सारे फाउंडर हैं तो इसलिए इसमें छोड़ दिया है। नेशनलिस्ट पीपल पार्टी NPP 2013 में बनी थी, PS संगमा इसके फाउंडर हैं, सिंबल बुक। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी, अरविंद केजरीवाल फाउंडर हैं, सिंबल है झाड़ू डूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। तो एक चैप्टर और बचा है, उसको हम आज अपलोड कर देंगे और उसके बाद ये सारे चैप्टर्स की वीडियो में मर्ज करके डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10th की सिविक्स का ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इसके बाद इस वीडियो को मैं बाकी सारी वीडियोज के बाद मर्ज करके आपको एक साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके
MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ बॉस, डेमोक्रेसी समझने से पहले यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन आंसर में भी हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा मजा आए पढ़ने में ना, बोरिंग ना लगे। तो सबसे पहले बॉस मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा। दुनिया भर में आप देखोगे तो 3 तरह की गवर्नमेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी बॉस मोनार्की, दूसरी मिलेगी डिक्टेटरशिप, और तीसरी मिलेगी बॉस डेमोक्रेसी। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है, कोई राजा या रानी आपको देखने को मिलेगा, रूल करते हैं, है ना, राजा रानी वाला सिस्टम चलता है। राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा 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 राजा, मतलब डायनेस्टी वाला सिस्टम देखने को मिलता है। तो पुराने टाइप जमाने में जो सरकारें चलती थी वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, जहाँ पर राजा महाराजा रूल करते थे, जनता की बेचारी की कोई चलती ही नहीं थी। जनता को तो फिर हमेशा प्रजा बन के रहना पड़ता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, आम आदमी कभी राजा नहीं बन सकता था मोस्टली केसेस में ना। दूसरी सरकार है बहुत डेंजरस वाली, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वो सरकार है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या तो वन व्यक्ति, एक पर्सन का रूल चले, या फिर एक ग्रुप का रूल चले। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया नाम का देश है, जहाँ पर आपको पता होगा एक किम जोंग उन नाम का व्यक्ति है, उसका रूल चलता है। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा हिटलर का रूल चलता था, है ना। तो ये वाली हो गई। अच्छा, इन दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा ना तो इनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ना इलेक्शंस होते हैं, ना जनता की चलती है, सब कुछ यही लोग डिसाइड करते हैं। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है बॉस डेमोक्रेसी, है ना। तो इन तीनों में या मतलब इनमें सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेसी। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि पहले सरकार कौन सी बढ़िया है। तो डेमोक्रेसी की बात करें बॉस, तो डेमोक्रेसी में ध्यान रखना, डेमोक्रेसी में सारा सिस्टम किसका होता है, लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा चलो, डेमोक्रेसी में कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, पहली बात वहाँ पे लोग डिसाइड करेंगे कि कौन पावर में आएगा। यहाँ पर आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको रूल ऑफ लॉ मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है, ये सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं बॉस, है ना। तो आई होप नाउ अब एक क्लियरिटी मिल गई होगी भाई सरकार कौन सी बढ़िया है। तो नो डाउट अपनी डेमोक्रेसी ज़्यादा बढ़िया है। तो डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स है, रिजल्ट क्या होते हैं डेमोक्रेसी के ना, अब एक एक करके देखते हैं। एक गवर्नमेंट हुज स्क्रूटनी एंड टेस्ट नेवर एंड्स। देखो बॉस, अभी मैंने आपको बताया था मोनार्की में स्क्रूटनी का मतलब है जांच करना, टेस्ट करना। तो मोनार्की में तुम ये नहीं कह सकते राजा बेकार है, उड़वा देगा राजा आपको, ना डिक्टेटरशिप में कुछ बोल सकते हैं। मगर डेमोक्रेसी में आप लगातार क्वेश्चन करते रहते हो, लगातार आप सरकार को मतलब जांच करते रहते हो, यार ये सरकार खराब है, ये अच्छी है, ये बढ़िया है, ऐसे करके लगातार चलता रहता है और उसी के हिसाब से आप वोट डालते हो, राइट। तो कौन सी सरकार है जहाँ पर ये लगातार टेस्ट और स्क्रूटनी चलती रहती है, खत्म नहीं होती, नो डाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जिसको जनता ने चुना है, ऐसी गवर्नमेंट जो जिम्मेदार होती है, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनमें से 4 फीचर दे रखे हैं, कौन सी विशेषता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की नहीं है। अभी मैंने बताया था डेमोक्रेसी में संविधान होता है भैया, होल्ड इलेक्शन होते हैं भाई साहब, फंडामेंटल राइट दे के रखते हैं, देते हैं भाई साहब। नॉट फेसिंग द लेजिस्लेचर, ये मतलब फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा डेमोक्रेसी में ना, मतलब कोई लेजिस्लेचर ही नहीं है, कोई लेजिस्लेचर में जा ही नहीं रहा है, लोगों का सिस्टम ही नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी का क्या फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है, नॉट फेसिंग द लेजिस्लेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नुकसान क्या है, यूँ समझ लो, है ना। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अकाउंटेबल। देखो ये तो अच्छी बात होगी, पॉजिटिव बात है कि जिम्मेदार सरकार होती है, लगातार इलेक्शंस होते हैं, है ना, और आपको पता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। मगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। आपको पता है डेमोक्रेटिक डिसीजन गवर्नमेंट में डिसीजन ऐसे ही नहीं लिए जाते, पहले विचार विमर्श होते हैं, डिबेट होती है, तो इसमें एक समय निकल जाता है। तो डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, ये एक नुकसान है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। विच कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक चीज़ क्या कॉमन मिलेगी, क्या पॉलिटिकल पार्टी होती हैं भाई साहब, इलेक्शन टाइम पे होते हैं भाई साहब, फ्री प्रेस होती है। तो मतलब ये चारों विशेषताएं डेमोक्रेटिक कंट्री की हैं। रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, रिजल्ट डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल इक्वलिटी आती है, बिल्कुल आती है भाई साहब, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सब वोट देते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस बिल्कुल ध्यान देते हैं, सोशल जस्टिस बिल्कुल ध्यान देते हैं। तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव। द गवर्नमेंट विच रन्स विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। भाई साहब लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो डिक्टेटरशिप कह लो, है ना, मोनार्की भी कह सकते हो आप, है ना।
ओके, विच ऑफ दिस गवर्नमेंट आर फाउंड इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सी ज़्यादा गवर्नमेंट पाई जाती है भाई साहब? अच्छा, कौन कौन सी गवर्नमेंट पाई जाती है? देखो, वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप चलती है, मैंने बताया था, नॉर्थ कोरिया में चलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नो डाउट सबसे ज़्यादा तो डेमोक्रेटिक ही है। मोनार्की भी चलती है, आपको देखने को मिलेगा कई सारे अरब कंट्रीज में आज भी मोनार्की चलती है बहुत, है ना। एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मोर नंबर इन वर्ल्ड, यार दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सरकार है भाई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यार, कितनी बार बता दिया था। रीजन फॉर कंसिडरिंग डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे बेस्ट फॉर्म क्यों कहते हैं डेमोक्रेसी को, क्या रीजन है भाई साहब? तो इसमें आंसर देखो, क्योंकि ये लोगों को इक्वलिटी को प्रमोट करती है, ये लोगों की डिग्निटी का ध्यान रखती है, ये अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करती है, अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो बोलती है भाई हमसे गलती हो गई है, दोबारा नहीं करेंगे। तो ये सारे फीचर हैं किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर, तो इसीलिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज नॉट प्रिफर्ड, इन 4 देशों में से कहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलती है भाई साहब? चाइना में नहीं चलती है। चाइना में आपको मैं बता दूं, 1 पार्टी रूल चलता है, एक ही पार्टी का रूल चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलती। अब थोड़े एक नंबर वाले क्वेश्चन, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। या डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना, वो भी लिख सकते हो, अब्राहम लिंकन वाली। डिक्टेटरशिप आपको पता है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक ही व्यक्ति की मनमर्जी चलती है, एक ही व्यक्ति सब कुछ डिसाइड करता है, एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है? ऐसी सरकार, ऐसी राजनीति जहाँ पे लगातार इलेक्शंस होते रहते हैं और सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं, गारंटीड राइट्स, जैसे भारत में फंडामेंटल राइट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी गवर्नमेंट पाई जाती है? डेमोक्रेसी पाई जाती है भाई। वाई देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यार दुनिया भर में डेमोक्रेसी को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की खुद की सरकार होती है, मोनार्की में नहीं होती भाई साहब, डिक्टेटरशिप में नहीं होती है। व्हाट डज डेमोक्रेसी इंश्योर्स, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा है? डेमोक्रेसी इंश्योर करती है डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, लोगों की फ्रीडम को इंश्योर करती है, लोगों की गरिमा को इंश्योर करती है। व्हाट डज लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स, लेजिटिमेट मतलब एकदम कानूनी सरकार, जो आपने चुनी हुई सरकार होती है उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और डेमोक्रेसी में जनरली कैसी सरकारें होती हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती हैं। What टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, किस तरह की सरकार जो है लोगों की नीड्स पर ज़्यादा ध्यान देती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। तो रेस्पॉन्सिव सरकार जो होती है वो ध्यान देती है, जिम्मेदार सरकार बॉस, है ना। और डेमोक्रेसी में जनरली जिम्मेदार सरकार देखने को मिलेंगी आपको। टू होम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, सिंपल है यार, डेमोक्रेसी में तो सब लोग एक ही चीज़ के प्रति जिम्मेदार हैं, वो है लोगों के प्रति। लोगों पर ध्यान नहीं दिया तो चलो समझ लो सरकार हट जाएगी। विच आइडिया हैज बीन सक्सेसफुली एलिमिनेटेड बाय द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ने किस आइडिया को हटा दिया है? इन्होंने पॉलिटिकल इनइक्वलिटी को, जैसे पहले होता था ना राजा का बेटा राजा हैं, अब यहाँ पे सभी बेटा राजा बन सकते हैं, चुनाव लड़ो राजा बनो। इन विच रेस्पेक्ट डू डेमोक्रेसीज लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप, लैग का मतलब पिछड़ना। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की तुलना में किस चीज़ में पिछड़ रही है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है ना, वहाँ फैसले तुरंत ले लिए जाते हैं, तो वहाँ पे संभावना कई बार ऐसी देखी गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। और डेमोक्रेसी में डिसीजन ही नहीं ले पाते तो पिछड़ जाती हैं कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में ना। इस मामले में चाइना देखो आप, चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, रीजन बिहाइंड एक ही सरकार है, वही रूल करती आ रही है, तो डिसीजन लेना थोड़ा आसान रहता है। इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नॉट प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप, तो डेमोक्रेसी नहीं प्रीफर की जाती है भाई। पाकिस्तान में कहने के लिए डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ पे आर्मी की चलती है, आपको पता होगा राइट, आर्मी की डिक्टेटरशिप चलती है। दिस सिस्टम कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, कौन सा सिस्टम है जो दुनिया में सोसाइटी में अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में लड़ाइयों को कम कर सकता है? तो वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्योंकि हम सबको क्या दे सकते हैं? हम सभी को मौका दे सकते हैं, भाई आइए सरकार बनाइए और फिर सरकार बना के अपने इशूज को सॉल्व कीजिए, ठीक है, जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। ऑन व्हाट ग्राउंड ए डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप क्यों अच्छी है डेमोक्रेसी की तुलना में? तो इसका रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्वलिटी। क्योंकि डिक्टेटरशिप हो या फिर ये कम्युनिस्ट टाइप की सरकार है, यहाँ पे सोशल इक्वलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ग्रोथ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और ये तो खैर इस चैप्टर की समझ लो जान है भाई साहब। डेमोक्रेसी क्यों बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? देखो, पहली बात लोगों में इक्वलिटी को प्रमोट करती है, दूसरा लोगों की पर्सनल डिग्निटी पर ध्यान दिया जाता है, उनकी गरिमा पर, उनके रेस्पेक्ट पर, है ना, व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा ध्यान रहता है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है इसमें, है ना, क्योंकि सब डिस्कशन करके मतलब डिसीजन लिए जाते हैं, अकेला कोई डिसीजन नहीं लेता है, इशूज़ को आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं नेगोशिएशन करके। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, अलाउ रूम का मतलब एक ऑप्शन होता है कि मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम क्या है? डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम ये कि ऐसी सरकार
तैयार करना है, प्रोड्यूस करना है जो लोगों के प्रति जिम्मेदार हो और लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए, उनको रेस्पॉन्ड कर पाए। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी कॉमन, एक तो वहाँ पे संविधान होता है, लगातार इलेक्शन करती हैं, है ना, और पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, और लोगों को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। ये कॉमन फीचर है डेमोक्रेसी के बीच में। ट्रांसपेरेंसी से आप क्या समझते हो? ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी सरकार में हो रहा है वो आपको पता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में पहली बात तो ये होता है कि सरकार अंधेरे में डिसीजन नहीं लेती, कोई भी नॉर्म्स जो मतलब रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कोई प्रोसीजर के तहत किए जाते हैं, ऐसे नहीं हवा में कर देते हैं। साथ ही साथ में सिटीजन्स को अधिकार होता है, उनके पास तरीके होते हैं कि वो सरकार की डिसीजन मेकिंग को एग्जामिन कर सकते हैं, और यही कहलाती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। भाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स, वो हमने देख ही लिया, क्योंकि इक्वलिटी को प्रमोट करती है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराती है। एक डिफरेंस बताओ प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी। देखो पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है चुनाव लड़ सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है, प्रेशर ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और कई बार प्रेशर ग्रुप जो है पॉलिटिकल पार्टीज का एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो वन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज दैट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। चुनाव लड़ सकती हैं और पावर को होल्ड करके रख सकती हैं, जबकि प्रेशर ग्रुप सिर्फ सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। सो थैंक यू सो मच बॉस। और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, कमेंट करके बताना भाई। पहला ही क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाता है, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, किस स्टेट ने वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी बना दिया है? 3 क्वेश्चंस का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। सो थैंक यू सो मच।